नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक वीडियो का जिसमें हम ट्विन फ्लेम की स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने स्टेज 1 डुअलिटी और स्टेज 2 रिकग्निशन के बारे में बताया है। रिकग्निशन इज़ ऑल्सो इक्वल टू टेम्प्रेरी अवेकनिंग। और ये टेम्प्रेरी अवेकनिंग वाला जो फेज़ होता है ये बहुत ही हैप्पी को लकी होता है कई लोगों के लिए। इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है। रिलेशनशिप का अगर रिलेशनशिप हो तो बहुत ही बेहतरीन फेज़ होता है ये, जिसमें हर तरह की कमिटमेंट्स होती है, हर तरह की अच्छी अच्छी बातें होती है, हर तरह से आपको साथ मिलता है, हार्मनी होती है, यूनियन एनर्जीज़ होती हैं। और इस फेज़ में भी लोग बहुत सारी मेहनत के बाद बहुत इनर वर्क करके पहुँचे होते हैं। तो जब वो फाइनली यहाँ पे पहुँचते हैं रिकग्निशन में, तो एक चैन की लंबी सांस लेते हैं लोग। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, यहाँ पे तो खेल अभी शुरू हुआ है। अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। और ये आगे बहुत कुछ होने वाला है कि शुरुआत होती है क्राइसिस से, टेस्टिंग या फिर क्राइसिस। ये एक ऐसी स्टेज है ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी की जिसमें ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है जो कि इंसान के मन में एक शक की दरार छोड़ देती है, या फिर कोई नेगेटिव थॉट जो उसको परेशान करता है। लेकिन टेस्टिंग और क्राइसिस से यूजुअली लोग निकल जाते हैं। यहाँ पे आपके प्यार का टेस्ट तो होता ही है, आपके प्यार का, आपकी शिद्दत का। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ केसेस रोमांटिक होते हैं, कुछ केसेस अनरोमांटिक भी होते हैं। कोई सिचुएशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई टास्क हो सकता है जो आपको मिला हो। आपने जब टास्क को स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी रिसर्च करी, तैयारी करी, फिर आपने अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, आपके अंदर जो भी मतलब उसको लेके एक अट्रैक्शन है, एक लव है, उसको रिकग्नाइज़ किया, आप उसमें आगे भी बढ़ गए, आपको सफलता भी मिली। लेकिन अचानक से कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ गई, कोई क्राइसिस, ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत आपको धक्का लग गया या आप पे बड़ा असर हो गया। लेकिन यूजुअली आप इस फेज से निकल ही जाते हो। फिर ये टेस्टिंग और क्राइसिस दिया ही क्यों जाता है? ऐसा क्या है? देखिए, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स का तो टेस्ट वो है ही हमारे लिए, लेकिन ये हमारा भी टेस्ट होता है, हमारे खुद के लिए। हम भी जानना चाहते हैं, हमें भी पता लग जाता है कि हमारे लिए ये चीज़ कितनी मायने रखती है। अगर तो मायने नहीं रखती है तो ठीक है, फिर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो इतनी इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके लिए मेहनत करना चाहोगे, उसके लिए लड़ना चाहोगे, उसके लिए खुद पे काम करना चाहोगे, इनर वर्क करना चाहोगे। टेस्टिंग से कई लोगों को ये भी रियलाइजेशन होता है कि हो सकता है, यहाँ पे शुरू होना शुरू हो जाता है कि हो सकता है एक्सटर्नल चीज़ों को फिक्स करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे इंसान को एक अनुमान लगने लग जाता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं आजकल जो ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं। फेमिनिन एनर्जी वाले तो होते ही हैं, वो तो इमोशनल होने के कारण रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। इसीलिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, वो किसी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो कुछ पढ़ सकते हैं, वो कुछ देख सकते हैं। ऑलरेडी उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये जो मेरे जीवन में चल रहा है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई पैशन हो, कोई करियर ऑप्शन हो या रिलेशनशिप हो, जो भी हो रहा है, या फैमिली की कोई चीज़ हो, ये कुछ अद्भुत है, ये साधारण नहीं है, कुछ डिफरेंट हो रहा है ये मेरे साथ, और इसमें मुझे फोकस करना है। ऐसा वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल सोचने लग जाता है। तो जो भी इंसान इस तरीके से सोचता है, उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एलिमेंट्स पे ध्यान दिया होता है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स को पे काफ़ी वर्क किया होता है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इस जर्नी तक पहुंचना ही, वो पहली स्टेज तक पहुंचना ही हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो पहले तक पहुंचते हैं वो भी बहुत कुछ देख के, दुनियादारी ये वो करके ही वहाँ तक आते हैं, राइट? तो अब ये तो रिकग्निशन से भी आगे निकल गए, टेस्टिंग और क्राइसिस तक पहुँच गए। तो इनको अब ये तो समझ में आने लग गया है कि ये साधारण नहीं है, तो ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स के द्वारा ठीक नहीं हो सकती। पहली प्रॉब्लम जब आती, पहली बड़ी प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम कम होती है, वो उनके अंतर मन का, कह सकते हैं, एक एल्केमी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे पारस मणि है, वो किसी भी धातु को सोने में बदल देता है उसके छूने से ही, वैसे ही एक एल्केमी हमारे अंदर भी होती है। हमें भी कोई पारस मणि चाहिए। वो पारस मणि हमारे मास्टर्स हो सकते हैं, कई लोगों के केस में जिनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, कई लोगों की खोज शुरू हो जाती है, क्योंकि बिना
सोर्स की मदद के, बिना सोर्स का साथ लिए, बिना सोर्स आपके हाथ पकड़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे इस जर्नी में, जो जर्नी में एंट्री करने से पहले ही या तो मेडिटेशन में होते हैं, या इनर वर्क कर रहे होते हैं, कोई ना कोई साधना कर रहे होते हैं, या उनका रुझान होता है उसकी तरफ, उनका बहुत ध्यान होता है, या उनको जस्ट अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, किसी ऐसी गैदरिंग में जाना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे मतलब डिवाइन की बातें हो रही हों, सोर्स की बातें हो रही हों, चाहे वो फिर कैसे भी हो। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कूल है, स्टाइलिश है, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। वरना वेस्टर्नर्स क्यों यहाँ पे 6-6, 7-7 महीने के लिए हर साल आते? उनको भी तो सनातन में कोई ऐसी चीज़ दिख रही है ना, कोई ऐसी शक्ति उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कोई ऐसा ट्रेजर है जो उनको अपने प्रति बुला रहा है। अल्केमिस्ट जो बुक है उसमें सैंटियागो जो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है बुक में, वो खजाना ढूंढने जाता है। खजाने के लिए वो अपना गांव छोड़ देता है, अपना एरिया छोड़ देता है, और आखिर में जब पूरा विश्व घूम के आ जाता है तो वापस पता चलता है कि खजाना तो उसी के घर में था, उसी के गांव में था, उसी जगह पे था जहाँ वो अपना समय बिताता था, वो जो जगह उसने ड्रीम में देखी थी। जर्नी भी मुझे लगता है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है, कि हम सब एक कस्तूरी मृग की तरह इधर से उधर भटक रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन वो तो हमारे अंदर ही होती है। सोर्स भी हमारे अंदर ही है, बिकॉज वी आर मेड फ्रॉम द सेम स्पेक ऑफ लाइट दैट सोर्स इज मेड फ्रॉम। इफ यू आर मेड फ्रॉम द सेम स्पेक ऑफ लाइट, देन यू आर ऑफ कोर्स द सेम लाइट, बट वी डोंट नो दैट। वी हैव टू डू अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दैट। एंड दिस जर्नी, माई गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, इस जर्नी में इतने रोलर कोस्टर्स होते हैं, आपको तो पता ही चल गया होगा अब तक, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो। मैं कोई टैरो कार्ड रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ, इसमें कोई ऐसा काम भी नहीं हो रहा। अच्छा, शुरू में ये भी बड़ी लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। कई लोग जब जर्नी की बिगनिंग में होते हैं तो बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को देखने लग जाते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं, हर रीडर मुझे नहीं लगता टैरो कार्ड जानता भी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स होते हैं। इसमें जो इमेजरी होती है जो पिक्चर्स होती हैं इसमें, ये बहुत पावरफुल पिक्चर्स हैं। 22 टैरो कार्ड्स जो हम देखते हैं वो हमारी जो ह्यूमन जर्नी होती है, मेंटल जर्नी होती है, उसको दर्शाते हैं। जो असेंशन की जर्नी है उसके बारे में बात करते हैं, वन बाय वन। तो जब शुरुआत होती है तो फूल की एनर्जी से होती है। फूल को कुछ पता नहीं होता है, फूल तो बस चल पड़ी है, अपनी पोटली उठा के निकल गई है। हम सब की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई है। जब हमने एक्चुअली में स्टार्ट करी, एक तो स्टार्ट हुई थी खुद से, जब हमारी कुंडलिनी बचपन में ही एक्टिव हो गई थी। उसके बाद वो डोरमेंट हो जाती है, क्योंकि जो हमारी फिज़िकल आइडेंटिटी है, ईगो बेस्ड आइडेंटिटी, वो अब हायर सेल्फ से अलग हो चुकी, स्प्लिट हो चुका उसका। जैसे ही आप माँ के पेट में जाते हो, यू आर एन एम्ब्रियो, तो तकरीबन 2 महीने 3 महीने के बाद आपका पिनियल ग्लैंड बनना शुरू हो जाता है। उससे पहले कुछ नहीं होता, उससे पहले बस एक मांस का टुकड़ा अंदर जिसमें जान है, जो जान आगे पनपेगी। पर वो पिनियल ग्लैंड होता है, तीसरी आँख, जो गेटवे होता है अदर वर्ल्ड का और फिज़िकल वर्ल्ड का। जब वो डेवलप हो जाता है किसी भी बच्चे के अंदर, तो धीरे धीरे वो अपने माता की वोम्ब से चीज़ें सोक करने लग जाता है या लग जाती है। इसी में प्रोग्रामिंग आने लग जाती है उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर। जैसा मैंने कहा ना, हमें एक पारस मणि चाहिए। वो पारस मणि हमें सोर्स से कनेक्ट करते हैं। हमारे जो गुरुज होते हैं, हमारे मास्टर्स होते हैं, वही हमें सोर्स तक ले जाते हैं। बीच में उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। वरना करते रहो जो जो करना है, जाओगे ऊपर फिर नीचे आ जाओगे। क्योंकि मास्टर्स क्या करते हैं, हम नीचे तो जाते ही हैं, हमारी जो जर्नी है उसमें अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, हाइज एंड लोज तो होते हैं। लोगों को लगता है बस ऐसे ही चल रहा है ECG की तरह, बट वो एक्चुअली इस तरह से चलता है, ये लाइन है। तो हाइज एंड लोज होते हैं, बट यूँ चलते हैं वो। स्पाइरल कहते हैं ना, ऐसे सर्कल में लोग कहते हैं हम घूम रहे हैं बस, वी आर इन अ सर्कल, वी आर स्टक इन अ लूप। हम लूप से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। सुबह मैं ये बात अपने आप से कर रही थी कि लूप चल रहा है कोई, लेकिन वो लूप एक जगह पे स्टैटिक नहीं होता। मास्टर के आने से, गुरु के आने से वो लूप ऐसे चलता है। सर्कल होता है, वो भी लगता सर्कल ही है, बट वो ऊपर ही जा रहा है। आपका असेंशन ही हो रहा है बेसिकली,
ओके। तो टैरो कार्ड्स भी हर किसी के नहीं देखने चाहिए, ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कई लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक दूसरी दुनिया के साथ, स्पिरिचुअल रेल्म के साथ कनेक्ट करने वाली चीज़ है। इसको उन्होंने बना दिया है दूसरों को फॉल्स होप देने का तरीका। फॉल्स होप देते हैं तो लोग फंस जाते हैं, और ऐसे कोई इतनी आसानी से नहीं बने थे। बहुत सालों पहले जैकमेन गांगनर ने ये कार्ड्स बनाए थे सबसे पहले। लेकिन जो राइडर वेट टैरो है, जो आज की डेट में सबसे फेमस है, जिसकी इमेजरी बहुत ही खूबसूरत इमेजरी है, बहुत ही मिस्टिकल इमेजरी मुझे भी पर्सनली लगती है, बहुत अट्रैक्ट करी थी मुझे इस इमेजरी ने बहुत सालों पहले, जब मैं काफ़ी यंग थी, मतलब यंग तो मैं अभी लगती हूँ दोस्तों, लेकिन उस टाइम मैं और यंग थी, बहुत ज़्यादा यंग थी। तो मुझे बहुत अट्रैक्शन हो गया था कार्ड्स को लेके, और मैंने कार्ड्स ले लिए। उसके बाद किसी ने कहा था कि बस कार्ड्स को देखते रहो, मेडिटेट अपॉन द कार्ड्स, धीरे धीरे आपको सब सीखने को मिल जाएगा। पर वो धीरे धीरे इतनी जल्दी नहीं हुआ, एक डेकेड लग गया, जिसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी और की रीडिंग करूँगी। अपने आप होता है ये, आपको करना नहीं पड़ता। तो ये जो राइडर वेट टैरो कार्ड्स हैं, जिसने ये बनाए थे, इंटरेस्टिंग बात है ये, उस आर्टिस्ट को कभी पता ही नहीं चला आज तक कि उसके कार्ड्स आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। ये एक कोलैबोरेशन से बने थे, आर्थर वेड और पैमेला कोलमैन स्मिथ, और उन्होंने अपनी लाइफ में ये कार्ड्स, ये अद्भुत कार्ड्स बनाए थे। और 1951 में शी क्रॉस्ड ओवर एंड probably never knew that her cards are going to be so famous, and actually ये वाले कार्ड सबको अच्छे लगते हैं। सारे रीडर्स कहीं ना कहीं अपने पास एक ना एक डेक तो इसका रखते ही हैं। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, बस रीडिंग्स देख रहे हैं, पर इनर वर्क नहीं कर रहे, कोई थेरेपी नहीं कर रहे, कोई इनर वर्क नहीं कर रहे। और अगर कोई थेरेपी करता है तो जो बहुत आजकल पॉपुलर है, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, या किसी ऐसे के पास चले जाते हैं जो उन्हें कोई ना कोई पिल्स प्रिस्क्राइब कर देता है, और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे इंसान वो पिल्स खाने लग जाता है तो उसका जो माइंड में जो नेचुरली जो स्टिम्युलेशन होना था वो नहीं होता। और वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो डर जाते हैं। कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो अलग अलग अनुभव होने लग जाते हैं उन्हें। किसी का काम में मन नहीं लग रहा होता, किसी की घर वालों से नहीं बन रही होती है, किसी को रिलेशनशिप्स में अजीबोगरीब विचार आ रहे होते हैं, कोई कहता है कि छोड़ो ना ये सब। मतलब एक सांसारिक दुनिया का और एक स्पिरिचुअल दुनिया का एक द्वंद्व शुरू हो जाता है इंसान के मन में। ये भी एक क्राइसिस और टेस्टिंग का रूप है, पर ये एक्सटर्नली दिखता है। अब कई लोगों को लगता है कि जो पार्टनर उन्होंने चूज़ किया है, जिस रिश्ते में वो गए हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है। जिस भी रिश्ते में इस तरह के लोग जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि रिश्ता बहुत सांसारिक है। आई कैन नॉट बी इन दिस वर्ल्डली रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट फॉर मी। काफ़ी सारे लोग एसेक्सुअल्स हो जाते हैं, धीरे धीरे हो जाते हैं। कोई मीट खा रहा होता है, नॉनवेज छोड़ देता है अपने आप ही, या देती है। कई लोग अल्कोहल पीते हैं, छोड़ देते हैं। एक जो भी संसारिक दुनिया से अट्रैक्शन होता है वो सब उनका धीरे धीरे हटने लग जाता है। तो कुछ लोग इसमें डर भी जाते हैं, उनको लगता है ओ शिट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। घर वालों का प्रेशर, मतलब उनकी साधना में अभी उतना बल नहीं आया होता कि वो दुनिया से लड़ सके। अंतर मन में तो वो जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब मेरे साथ भी बहुत हुआ था, जब मैं एनिमल्स की केयर करती थी या मैं कोई भी ऐसा काम करती थी, इवन जब मैं राइटिंग भी स्टार्ट करती थी, तब मेरी बड़ी फैंसी जॉब हुआ करती थी। अगर मैं आज उस जॉब में होती तो किसी ना किसी कंपनी की सीईओ या ऐसी किसी पोजीशन में होती, क्योंकि जब मैंने छोड़ी थी उस टाइम भी मैं काफ़ी हाई पोजीशन पे थी, अच्छी सैलरी थी। तो सब लोग मेरे चारों तरफ शौक में थे, दुखी थे, शौक में थे कि देखो इसका तो हो गया है ख़राब दिमाग, कि इतनी अच्छी जॉब, इतनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के ये क्या राइटर बनने चली है। बट क्या वो मेरे बस में था वो करना? नहीं। मुझे तो कितनी बार ये भी नहीं पता चलता था कि मैं बैठ के लिख रही हूँ। मैं एक एक दो दो घंटे तक नॉन स्टॉप टाइपिंग करती थी। और ऐसा नहीं था कि मुझे कोई रोमांटिक चीज़ों में इतना कोई इंटरेस्ट था या मुझे कोई बहुत फेम चाहिए था या कुछ भी। वो जितनी भी कहानियाँ थी उससे कोई ना कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ा था, कोई ना कोई स्पिरिट जुड़ी थी, या मेरे मास्टर्स का आशीर्वाद था, जो भी था। बट वो बस मैं करती गई एंड इट वॉज टीचिंग मी अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस what is unconditional love, what is true love, because we all are looking for true love, we all are questioning what is true love. और यहीं पे मैं आती हूँ दोबारा उस बात को वहीं से ले जाती हूँ कि जब हम अपनी माता के वूम्ब में होते हैं, कई बार हमें बहुत सी प्रोग्रामिंग के पैटर्न्स वूम्ब से ही मिलने शुरू हो जाते हैं।
हमारा स्प्लिट हो जाता है, हमारी जो हायर सेल्फ है और हमारी जो फिजिकल सेल्फ है वो अलग अलग हो जाती है। पहले वो एक ही होती है, फिर जब वो अलग होती है तो एक अंदर से एक नीड आती है, एक सेपरेशन की फीलिंग, डुअलिटी वहीं से शुरू हो जाती है। पर ये सोचा समझा प्लान है, ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपके साथ हो रहा है। जिनके साथ देखो कर्मा की वजह से हो रहा है वो ये सब में नहीं पड़ेंगे। उनका क्या है, सब देखो शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। उनसे आप ऐसी बातें भी करोगे एनर्जी की, अध्यात्म की, ध्यान की, भगवान की, तो उनको लगेगा अरे काय को हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, प्लीज़ हमें तो जाना है, लेट हो रहा है, बस पकड़नी है या मेट्रो में जाना है, गाड़ी में जाना है, ट्रैफिक जाम है भाई, इन सब बातों के लिए वो नहीं है समय। वो अपना म्यूज़िक चलाएंगे, बॉलीवुड या हॉलीवुड के पॉप म्यूज़िक को सुनेंगे, जो भी उस टाइम का कल्चर होगा, ट्रेंडिंग म्यूज़िक होगा उसको सुनेंगे, अपना मस्ती से निकल जाएंगे। कोई जजमेंट की बात नहीं, मैं भी ऐसी ही थी पहले, मुझे भी यही पसंद था। मैं अपनी गाड़ी में रोज़ अपने फेवरेट सॉन्ग्स चलाती थी और धीरे धीरे वो सॉन्ग्स भजन में कन्वर्ट होने लग गए, या असेंशन की पॉडकास्ट, मैसेजेस, बातें, ऑडियो। कितने ऐसे लोग तो मुझे मिलते हैं जो आज भी एक टिपिकल संसारिक दुनिया में हैं। 15 मिनट की बातचीत के बाद ही पता चल जाता है कि ये टिपिकल संसारिक हैं अभी, और इनको अभी अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, 0% इंटरेस्ट। अगेन आई एम नॉट जजिंग, क्योंकि वो आए हैं अपना कोई कर्म का बैलेंस को सॉर्ट आउट करने। अगर आप असेंशन में हो तो आप आए हो कुछ और करने। उनका जॉब अलग है प्लैनेट पे, या उनका पर्पस ऑफ लाइफ अलग है, उनका जो भी लाइफ का, हर किसी की लाइफ का एक रीज़न होता है वो अलग है, और आपका रीज़न अलग है। तो इसलिए आप इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो और रेजोनेट हो रहे हो इन बातों से। तो धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब टेस्टिंग और क्राइसिस होती है तो कई लोगों की तो हालत ख़राब भी हो जाती है, दिल टूट जाता है, थोड़ा सा डर लगने लगता है। जो डर उनके अंदर पहले से दबे हुए थे वो डर ऊपर जागृत हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है, जो मैंने कहा, जो संसारिक और आध्यात्मिक का द्वंद्व, मतलब एक चॉइस उन्होंने ली है, मान लो, चलो मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देती हूँ, या फिर किसी डिसीजन से आप समझिए, जैसे कि मान लो शादी का डिसीजन ले लिया किसी ने, शादी करने का। अब शादी करेंगे तो उसी से करेंगे जिससे सच्चा प्यार है। मोरालिटी भी बढ़ जाती है लोगों की आध्यात्मिकता की वजह से। कई लोगों की नहीं बढ़ती है, वो सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे होते हैं आध्यात्मिक होने का। कई लोग तो, मुझे नहीं आज तक समझ में आया कि इस जर्नी में कर क्या रहे होते हैं। कई मैंने ऐसे लोग देखे बहुत पुराने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है उन्होंने मंदिर जाते हुए, ये सब करते हुए, बट उनके अंदर गॉड नोज वाई अभी तक वो कंपैशन, वो लव, वो कनेक्शन अभी तक आया ही नहीं है। वाई दे आर इन टू इट, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजियस एडिक्शन, बिकॉज कई लोगों को रिलीजियस एडिक्शंस भी होती हैं, पूजा करने की एडिक्शन होती है, बचपन में हो जाती है, माता पिता को देख के, घर के बूढ़े बुजुर्गों को देख के उन्हें बस अच्छा लगता है कि चलो भाई भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, उनका ऐसा होता है। थोड़ा सोशल स्टेटस भी मिलता है, कई लोगों को अथॉरिटी मिलती है, ये फलाने इंसान तो मंदिर में ये करते हैं, चर्च में ये करते हैं। कई लोगों के रीजंस होते हैं, राइट। तो अगर अंतर मन में आपके सचमुच में कुछ हो रहा है, सचमुच में चेंज आ रहा है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो अब डिसीजन ले लिया कि ट्रू लव पे जाना है, एथिक्स, मोरालिटी आपकी हाई हो जाती है, ये होता ही है। राजा हरीशचंद्र के गुण इंसान में जगने लग जाते हैं। झूठ बोलना पसंद नहीं करते, फेक नहीं कर सकते हैं, एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, ओवर स्वीटनेस नहीं बना पाते खुद की बातों को। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं एकदम चाशनी, कहते हैं ना, चाशनी की भाषा बोलते हैं, चीनी मुंह में डाल के बात करते हैं, उनका ऐसा नहीं है। मैंने अपनी जर्नी में फील किया, जो ओरिजिनल आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, उसका नेचर भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि उससे ओवर एक्टिंग नहीं होती, झूठा दिखावा नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो एकदम रूड हो जाते हैं या बिटर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी किसी स्टेज में हो जाए, कोई बीच में ऐसे होता है, इनर वर्क के टाइम पे कुछ ना कुछ अंदर से गंदगी निकल रही होती है, हो सकता है तब हो जाए तो हो जाए, बट ऐसे ऑल थ्रू आउट नहीं रह सकते। उनको सॉरी बोलना भी आता है, लोगों को प्यार करना भी आता है, बट दे आर अनप्रिडिक्टेबल बाय नेचर बिकॉज दे कैन नॉट फेक इट। Fake people are going to be very consistent with how they behave with others. But a genuine person will act according to the context. As in, जो situation है उसमें what is the most apt thing, सबसे correct thing क्या है
किसी भी आप सिचुएशन में हो, अब मेरे इस चैनल को हिंदी बोलने वाले, प्रॉपर हिंदी बोलने वाले ज़्यादा सुनते हैं, तो मैं उनके लिए कन्वर्ट करती हूँ, सॉरी ट्रांसलेट कर देती हूँ कि आप जिस घटना का हिस्सा हो आप उसी के हिसाब से अपना कार्य करोगे, या अपना मन के जो विचार हैं उसे उस वक्त उसी तरीके से व्यक्त करोगे। ये नहीं होगा कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ तो आप ऐसे हाथ में हाथ रख के खड़े हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गलत तो हो रहा है बट आपको पता है कि यहाँ पे अपना मुंह बंद रखना, हाथ में हाथ रख के देखना ही बेटर है, तमाशा देखना ही बेटर है। कहीं पे आपको बिल्कुल गूंगे बहरे होके रहना पड़ेगा, और कहीं पे आपके अंदर जो भगवान की एनर्जी वो आपको बैठने ही नहीं देगी, वो आपको बुलवा के रहेगी, वो आपको एक्शन करवा के रहेगी। फिर चाहे आपको लोग जो समझते हैं समझें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी इमेज विमेज से। तो ऐसा ही हो जाता है कि अब जैसे उन्होंने डिसीजन ले लिया मैरिज का, ठीक है, तो अब उनके सामने ऑप्शंस हैं, उनके सामने ऑप्शंस है कि या तो संसारिक इंसान को पकड़ लो और अपनी लाइफ जियो। अब मान लो उन्हें प्यार ही संसारिक इंसान से हो गया, फॉर एग्जांपल कोई वर्ल्डली पर्सन पसंद आ गया, ठीक है, क्योंकि ये भी डिसीजन लिया है कि आई विल ओनली फॉलो माई हार्ट, तो हार्ट दिल कह रहा है कि नहीं ये इंसान अच्छा है, पर अब उस इंसान के साथ जब निभाने की बारी आती है, जब उन इंसान के साथ उसकी फैमिली के साथ रहना पड़ता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। ये है मिस्टर हीरा मोती, बोलो हाय, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। मुझे दीदी के साथ खेलना है, दीदी के साथ खेलना है, जाओ थोड़ी देर बाद आऊँगी मैं। लेकिन अब उनके सामने एक डिलेमा आ गया, क्योंकि अगर वो ये डिसीजन लेते हैं, उस इंसान को चूज़ करते हैं या फिर उस सेटअप को चूज़ करते हैं, तो उनका दिल नहीं मानता, उनको लगता है कि नहीं ये मेरी जर्नी में या ये ट्रू लव के फॉर्मेट में या जो भी मेरे साथ हो रहा है ये उसमें फिट नहीं बैठ रहा, जो भी फंडा है ये सारा। बस फिर वो रनर चेजर डायनामिक स्टार्ट हो जाती है, जो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगी। तो टेस्टिंग आप ही की हो रही है, आपको कितना चाहिए, कितना आपका स्ट्रॉन्ग है डिज़ायर टू बी वन विद सोर्स। क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है लोगों के साथ कि उनको भगवान जी उसी समय में जब वो एक डिसीजन ले सकते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड डिसीजन टू बी इन द ट्रू पाथ, उनको वो कोई ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ ला के दे देंगे, कोई ऐसी डिज़ायर उनकी पूरी कर देंगे जहाँ से सब कुछ बदल जाए। अगर उन्होंने उस मटीरियलिस्टिक डिज़ायर को चूज़ कर लिया तो इसका मतलब उनकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो कई लोगों के साथ ये होता है कि उनकी वो जर्नी वहीं पे स्टॉप भी हो जाती है, क्योंकि वो चूज़ कर लेते हैं कि आई विल गो फॉर दिस ओनली, द वर्ल्डली थिंग्स, नॉट द आध्यात्मिक थिंग। यहाँ तक आ गई मैं या आ गया, समझ उनको हो जाती है, काफ़ी नॉलेज भी मिल जाती है, बट अभी तो बहुत दूर है जाना, अभी तो असली खेल शुरू होना है। क्योंकि इसके बाद जो इसके भी आगे निकल जाते हैं, जो डिसीजन ले लेते हैं कि भाई नहीं मुझे डिटैच होना है और मुझे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ही जाना है, मुझे असेंशन को ही चूज़ करना है, तो फिर वो जो दूसरा ऑप्शन होता है या दूसरे और ऑप्शंस होते हैं वो भी उनके साथ और स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं, और फिर एक अलग ही डांस शुरू हो जाता है एक ऐसा डांस, एक ऐसा पुश एंड पुल शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने वो स्ट्रांग होते हैं उतनी वो डिज़ायर्स उनकी और मैनिफेस्टेशंस उनकी स्ट्रांग होने लग जाती हैं। टेस्टिंग एंड क्राइसिस बेसिकली वो वीडियो गेम की लेवल है जहाँ से आप वापस भी जा सकते हो। टेस्टिंग स्लैश क्राइसिस वो लेवल है इस जर्नी का, जैसे वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं वैसे ही, जिससे या तो आप इस गेम से बाहर निकल सकते हो या तो फिर इसमें आगे कंटिन्यू करोगे। बट एक बार आगे कंटिन्यू कर लिया तो फिर वापस मुड़ के आना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ लोग सेपरेशन फेज तक ना जाके, इतनी हिम्मत ना जुटा के रनर चेजर में ही उलझे रहें, ये भी हो सकता है, और काफ़ी लंबे समय तक उलझे रहें। लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा दोस्तों जब उनको रियलाइज़ होगा, जब उनकी अति होगी, जब वो थक जाएंगे और हाथ जोड़ देंगे भगवान के आगे, ये कह देंगे कि बस अब मुझसे नहीं हो सकता, आई एम टायर्ड, मैं असमर्थ हूँ, अब आप मेरी मदद करें, इसके आगे का रास्ता आप ही दिखाएं, मैं नहीं कर सकता या कर सकती। ये कोई कावर्डली एक्ट नहीं है, सब कुछ करके सब कुछ देख लेते हैं जब लोग, फिर जब वो हर लेवल पे सरेंडर होता है, हर लेवल पे हर चीज़ में सरेंडर है, हर चीज़ में वो टग ऑफ वॉर चलता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ईगो यानी कि फिजिकल आइडेंटिटी और हायर सेल्फ का बैलेंस बनाना है, हमें दोनों को साथ में लेके चलना होता है। हम एक के साथ नहीं ईगो के साथ चलेंगे तो ईगो वाली दुनिया,
और खाली हायर सेल्फ कोई लेना होता तो हम आते क्यों यहाँ पे, इतना मेहनत ही क्यों करते। हमें उन दोनों को साथ लेके ही चलना है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यूनियन का मतलब, सिंगुलैरिटी का मतलब यही है कि वो जो वूम्ब में आपकी डुअलिटी हुई थी ना, माँ के पेट में, जब आप 3 महीने के थे या 2.5 महीने के थे, जब आप इतने छोटे से थे, इतने छोटे से, आपके शरीर की पूरी रचना भी नहीं हुई थी, उस समय आपके अंदर जो डुअलिटी आनी शुरू हुई थी, ये डुअलिटी आपकी असेंशन जर्नी में धीरे 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 ख़त्म होने लगती, कम होने लगती है। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है, आ जाए तो बहुत ही अल्टीमेट बात है, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। अभी तो इस वीडियो में नहीं बोलूँगी, आगे देखते हैं जब सिंगुलैरिटी का पार्ट आएगा तब बोलूँगी क्या बुलवाते हैं मुझसे सोर्स और मास्टर्स, वील सी दैट। तो वो जो स्टेज है सिंगुलैरिटी की, वो वापस आने लग जाती है जब हायर सेल्फ और फिज़िकल आइडेंटिटी का, वर्ल्डली फिज़िकल आइडेंटिटी, ईगो का बैलेंस हो जाता है। वो टोटली फ्रेंड्स बन जाते हैं आपस में। फिर तो वो अपने एवटार सेल्फ में आ जाते हैं। अवतार सेल्फ भी आप बोल सकते हो, एवटार सेल्फ भी बोल सकते हो। एंड दे जस्ट डू व्हाट दे आर हियर टू डू। दे आर बॉर्न फॉर अ रीज़न एंड दे लिव टू देयर अटमोस्ट ऑथेंटिसिटी। ट्रांसलेशन इसका ये है कि अपने पूर्ण स्वरूप में वो लोग काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, इसको मक्खन लगाएं या उसको खुश करें या उसको रूडली बात करें, गंदी तरह करें, या मेरी अथॉरिटी है, अथॉरिटी बोले तो भाई मेरा भी कुछ है ना, मेरी भी कोई समाज में मेरी कोई जगह है। समाज कई लोगों के लिए इतना बड़ा नहीं होता है, कई लोगों के लिए छोटा होता है। जिस भी समूह में वो बैठते हैं, जिस भी जगह में वो बैठते हैं, वो ये चाहते कि भाई इसमें हम राजा बन के रहें, हमारी ही चले, चाहे अपनी ज़िद्दी क्यों ना चलानी हो। वो सब हट जाता है, वो सब नहीं रहता, सिर्फ एक लव एंड काइंडनेस रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे। जैसा मैंने कहा, जब फिज़िकल आइडेंटिटी और हायर सेल्फ का मेल हो जाता है, यूनियन हो जाता है, तो इंसान वही करता है जो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसकी हर चीज़ में सोर्स काम कर रही है। उसका डूअरशिप ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे नेचुरली होता जाता है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि आपके अंदर कर्तापन का बिल्कुल भी थॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी कहा जाता है कि कुछ तो खुद करो, सब कुछ भगवान से ही कराओगे, सारा दिन भगवान को ही तंग करोगे, भगवान से ही मांगते रहोगे, भगवान को ही डिस्टर्ब करोगे हर मटीरियलिस्टिक चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि भगवान से नहीं भी मांगना है, उनकी हेल्प नहीं भी लेनी, सब कुछ खुद भी करना है, और फिर उसमें कर्तापन का भाव भी नहीं रखना है। फिर ये भी सोचना है कि वही कर रहे हैं तो मुझे करना है, नहीं करना है। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बट ये बहुत आगे जाके होता है। अभी खैर टेस्टिंग और क्राइसिस में तो ऐसा नहीं होता, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो बहुत अल्टीमेट बात है ये। देखिए, थोड़ा थोड़ा तो हर जगह होता है, 10% करके ही बढ़ता है। पहले एक साइकिल होगी आपकी डुअलिटी से सिंगुलैरिटी की 10%, फिर दूसरी होगी अनदर 20%, फिर तीसरी होगी 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90। देखिए कितने साइकिल्स हो गए, 9-10 साइकिल्स। और जो लास्ट का मेरे ख्याल से साइकिल होता होगा, उसमें तो फिर वो उसमें भी परसेंटेज वाइज ऐसे बढ़ता होगा। सो ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, क्लोज़ करती हूँ। आपको अगर मेरे साथ रीडिंग करनी है या फिर थेरेपी करनी है तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इफ़ यू वांट टू रीड माय बुक इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग अर अल्टीमेट सोलमेट, तो ये किताब अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। इसकी कोई और कॉपी नहीं है, ये लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। तो अगर आपको कोई और पेपर बैक कॉपी कुछ भी दिखती है तो वो मेरी तरफ से नहीं है, और वो एडिटेड वर्जन नहीं है, वो बहुत पुराना वर्जन है जो मैंने चेक किया था ख़रीद के। और जो भी उसके सेलर्स हैं उनकी कोई डिटेल्स भी नहीं है अमेज़ॉन पे कि उनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो नॉलेज तो खैर अब मुझे हो ही चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप मेरे चैनल के और मेरे कंटेंट के पेट्रियन भी बन सकते हैं, और आप इस चैनल के मेंबर बनेंगे तो आपको पर्क्स भी मिलेंगे, और मुझे भी बहुत खुशी होगी ये देख के कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा पेट्रियन पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है जो कि हर महीने आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, हर महीने, मंथ ऑन मंथ, और उसका एक कस्टमाइज्ड वीडियो जो भी आपको क्वेश्चन है वो मैं आपको बना के दूंगी। पेट्रियन के पेज में भी अपलोड कर सकती हो, यहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बना के भी कर सकते हो जिसमें उस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर होगा। पेट्रियन में अलग अलग टियर्स होते हैं, तो आप वो जो आस्क का क्वेश्चन वाला टियर है उसको चेक कीजिए,
और यू कैन ओवर देयर, आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है ही। तो दोस्तों बाकी सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हैं, जो भी पूछने वाली होती हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप इंडिया से हो तो आपको मुझे मेल करना पड़ेगा टू गेट माई बुकिंग डिटेल्स, और अगर आप किसी और कंट्री से हो तो जो पेपैल लिंक है वो अच्छे से वर्क करता है फॉर ऑल अदर कंट्रीज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। One love, peace out, and victory to Ram.